ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम। राष्ट्रीय भावों की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कार्यक्रम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधु जैन। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम। राष्ट्रीय भावों की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। नमस्कार। भोज मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। आज का हमारा यह व्याख्यान सुभद्रा कुमारी चौहान पर है। इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि इस व्याख्यान के पश्चात आप सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावों की कवित्री हैं इसे समझा सकेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य के विषय को समझा सकेंगे। आज की विषय वस्तु है सुभद्रा कुमारी चौहान का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, सुभद्रा जी के काव्य विषय से संबंधित प्रश्न। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी को प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। उनका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ। वह महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और राष्ट्रीय कविताएं भी लिखने लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो भी कविताएं लिखी वह जन चेतना में स्फुरण का काम करती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य भारत के मध्य प्रांत की विधानसभा की सदस्य बनाई गई और वह कांग्रेस की आजीवन सदस्य भी रही हैं। 1948 में एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल उन्होंने काव्य रचना की बल्कि उन्होंने गद्य की रचना भी की है। उनके कहानी संग्रह भी आए हैं। उनके काव्य संग्रह हैं मुकुल, नक्षत्र, त्रिधारा, सभा का खेल। कहानी संग्रह हैं सीधे सीधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादनी। सुभद्रा कुमारी चौहान का व्यक्तित्व। 5 वर्ष की अवस्था से ही सुभद्रा कुमारी चौहान तुकबंदी करने लगी थी। प्रायः बच्चों को यह कहकर डराया जाता है कि यदि आप बात नहीं मानेंगे तो आपको गोगा ले जाएगा। गोगा किसी राक्षस का नाम था। यह बच्चों को यह कहा जाता था कि अगर तुमने कोई बुरा काम किया तो ईश्वर आपसे नाराज हो जाएगा। 5 वर्ष की सुभद्रा को गोगा और ईश्वर दोनों से ही डर लगता है। उसने दोनों की बहुत खोज की पर वह नहीं मिला। उसने एक दिन अपनी स्लेट पट्टी पर लिख दिया, तुम्हें बिना तड़पत सब लोगा, तुम तो हो इस देश के गोगा। घर वालों ने जब उसकी ये तुकबंदी देखी तो वह बहुत प्रसन्न हुए। 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने नीम पर कविता लिखी। उनके भैया थे रज्जू भैया। उन्होंने उनकी बहनों से कहा कि नीम पर कविता लिखो। सुभद्रा कुमारी ने नीम का गुणगान किया, उसकी परोपकारिता के बारे में बताया और इसके बाद ईश्वर से प्रार्थना की कि जब तक नभ में चंद्रमा, तारे और सूर्य का प्रकाश है, हे नीम, तब तक तुम हमारी देश में सर्वदा फूलो फलो, निज वायु शीतल से पथिक जन का हृदय शीतल करो। उनकी ये कविता सन 1913 में तब की प्रसिद्ध पत्रिका मर्यादा में छपी थी। स्कूल आते जाते खेल खेल में ही तुकबंदियां होने लगी।
एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें कॉपी में लिख लिया जाए, और सुभद्रा ने सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी तुकबंदियां कॉपी में लिख ली। लेखिका की जगह अपना नाम लिखा देखा तो बहुत अच्छा लगा। वह प्रायः ये देखती थी कि जब भी किसी लेखिका का नाम छपता है उसके आगे लिखा होता था धर्मपत्नी फला फला। तो उसने भी यह सोचा कि रज्जू भैया के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी है, और उसने भी लिख दिया लेखिका सुभद्रा कुमारी धर्मपत्नी रज्जू भैया का नाम लिख दिया, और यह कॉपी बड़ी छुपा करके संभाल करके रख दी गई। घर के जब लोगों के हाथ में कॉपी पड़ी तो लोगों ने उनकी बहुत हंसी उड़ाई। सुभद्रा को बहुत गुस्सा आया। कॉपी तो फाड़ दी गई, परंतु सुभद्रा के अंदर जो काव्य प्रतिभा का गुण छुपा हुआ था वह तो बना ही रहा। सुभद्रा कुमारी कुशल वक्ता भी थी। एक बार की बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन के समय क्रास्थवेट स्कूल की ओर से सीनेट हॉल में 2 व्यक्तियों का भाषण हुआ। एक स्कूल की प्रिंसिपल मिस मानकर का और दूसरा सुभद्रा का। यदि स्कूल में किसी को छोटी मोटी कविता चाहिए तो वह सुभद्रा के ऊपर निर्भर हो सकता है। स्कूल के टीचर को अगर किसी अवसर के लिए कविता की 4 लाइन चाहिए तो वह सुभद्रा से बनवा दिया करती थी। अन्याय के प्रति विद्रोह तो उनके स्वभाव में बचपन से ही दिखाई देता है। उनके घर के पीछे भड़भुंजों के बहुत सारे मकान थे, और घर की लड़कियां उनके घरों में प्रायः उनके घरों की स्त्रियों के सुख दुखों को सुना करती थी। एक बार भड़भुंजों की कोई बहू उनकी माँ के पास आई, और उनकी माँ को सभी दीदी कहा करते थे, और वह अपने दुख को बताते बताते आवेश में उनके बहुत करीब पहुंच गई। चूंकि उनकी माँ चौके से बाहर आई थी, उन्होंने कहा देखो पत्थर को छू ना देना। चूंकि उन्हें वापस पुनः चौके में जाना था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद अगर वो उन्हें छू देगी तो ये ठीक नहीं होगा। सुभद्रा वहीं खड़ी थी। उन्होंने कहा दीदी धरती के भी 2 टुकड़े कर लो। उन्हें ऊंच नीच जात पात शुरू से ही पसंद नहीं थी। जबलपुर में जब महतरों का आंदोलन हुआ, वह उनके सुख दुख की साथी भी उस समय में रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी रही हैं। वह कुशल पत्नी, गृहिणी, समाज सुधारक, लेखिका, सत्याग्रही, राजनीतिक कार्यकर्ता, विधानसभा की सदस्य और विद्रोहिणी प्रवृत्ति तो उन्हें बचपन से लेकर महात्मा गांधी का जब जबलपुर में अस्थि विसर्जन या कुछ फूल सिराए जाने थे तब भी उनका वह रूप देखा जा सकता था। उदारता उनके हृदय में कूट कूट करके भरी हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जहाँ रहती थी वहाँ पुलिस के बड़े बाबू रहा करते थे, और उन बड़े बाबू के कोई भी बच्चे जिंदा नहीं रहते थे। बच्चे होते थे और मर जाया करते थे। उनकी पत्नी ने सुभद्रा कुमारी चौहान से कहा कि अब जो बच्चा होगा उसे तुम मोल ले लेना। सुभद्रा ने मोल लिया, और वह बच्चा तो जीवित रहा ही, उसके बाद के बच्चे भी जीवित रहे। ये पुलिस के बड़े बाबू थे, और सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्रता की आग में या आंदोलन करता थी। उन्हें जेल जाना है और इन्हें जेल भरना है, पर इसके बाद भी देखा जाए तो यह उनके उदार व्यक्तित्व का ही एक उदाहरण है जो उन्होंने पुलिस बाबू के बेटे को मोल लिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री थी, कहानीकार भी थी, और साथ में देश प्रेमी भी थी। देश के लिए वो अनेक बार जेल की यात्रा भी कर आई थी। एक उदाहरण उनका ये मिल सकता है कि एक बार जब भूख से रोती हुई बच्ची को बहलाने के लिए वह जेल में जो कैदी अरहर की दाल पीस रही थी उनसे लेकर के तवे पर भूंज करके अपनी बेटी को उन्होंने खिलाया था। और लेखिका के पास या लेखक के पास तो सबसे बड़ा हथियार उसकी लेखनी ही होता है। जलियांवाला कांड देश में हो चुका था, और उसके पास सरकार नहीं चाह रही थी कि जनता तक पहुंचे, परंतु फिर भी जनता तक धीरे धीरे वह बात पहुंच चुकी थी। जातीय अपमान से लोग प्रताड़ित हो रहे थे। उन्होंने जलियांवाला बाग में बसंत के ऊपर एक कविता लिखी है, हे ऋतुराज तुम आओ परंतु यह स्थान शोक का है। यहाँ बच्चे मरे हैं, बूढ़े मरे हैं, नव युवतियाँ अपमानित हुई हैं, उनके माथे का सिंदूर, उन बूढ़ों का सहारा, उन दुधमुहे बच्चों का पालनहारा सिपाहियों की गोलियों से भूंज डाला गया है। इसलिए हे बसंत तुम धीरे से आना और उन अभागों की याद में कुछ मुरझाई हुई कलियां भर यहाँ गिरा देना। सन 1920 में नागपुर में होने वाले कांग्रेस के स्वागत में वे कहती हैं, है इतना उत्साह की डर है,
हम उन्मत्त न बन जाएं, है इतना विश्वास की भय है, हम गर्विष्ठ न कहलावे, इतना बल है प्रबल, कहीं हम अत्याचार न कर डालें, यही सोच संकोच यही मर्यादा पार न कर डाले। सत्य एवं आदर्श के लिए वह कितना भी बड़ा त्याग और खतरा उठाने के लिए तैयार रहती थीं। उनकी एक कविता देखिए, 15 कोटि असहयोगिनियाँ दहला दे ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौटाने को रच दे लंका कांड सखी। उन्होंने जो जिया वही उनकी कविता में दिखाई देता है। देश सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार हो रहा था और जबलपुर की म्यूनिसिपैलिटी में कांग्रेस का बहुमत हो चुका था। वह लोग चाहते थे कि उस बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया जाए और इसके लिए सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी थी। जब देश धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार हो रहा था तो यह भी देखा गया कि देश के लोग कितना तैयार हैं। इसके लिए एक योजना बनाई गई। हकीम अजमल खां उसके अध्यक्ष बनाए गए और यह तय हुआ कि उनके ही हाथों म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगा तो फहरा दिया गया, पर सरकार अपनी अवज्ञा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। झटपट तिरंगा उतार दिया गया और किसी अति उत्साही सरकारी व्यक्ति ने उसे अपने पैरों से कुचल डाला। पंडित सुंदरलाल भी उस सभा में सदस्य थे। उन्होंने लक्ष्मण सिंह से कहा कि फौरन सुभद्रा को बुलाओ। सुभद्रा आई और 10 लोगों के साथ तिरंगे झंडे को लेकर के आगे बढ़ी। तिरंगा झंडा तो चूंकि नहीं चढ़ पाया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 18 वर्ष की सुभद्रा जेल होकर के आई और उसमें से किसी को भी सजा नहीं हुई। पंडित सुंदरलाल को 6 माह की सजा हुई। तभी तो वह लिख पाई है कि 15 कोटि असहयोगिनियाँ, अगर पुरुष कुछ नहीं कर सकते हों और हम महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जाए तो हम तो सारा ब्रह्मांड ही पलट सकते हैं। उनके काव्य के विषय हैं देश प्रेम। उनकी अधिकतर कविताओं में देश प्रेम की भावना दिखाई देती है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दे जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसके पीछे एक अंतर कथा कही जाती है। चूंकि सुभद्रा कुमारी का जो परिवार था वो चाहे साहित्यिक परिवार हो चाहे देश प्रेमियों का परिवार हो, वह बहुत बड़ा था। उनके घर में बहुत सारे साहित्यकार इकट्ठे हुआ करते थे। एक दिन यह बात हुई कि वसंत के ऊपर रचना की जाए, तो 2 पुरुष कवियों ने पारंपरिक तरीके से ही रचना की और सुभद्रा कुमारी ने इस तरह की रचना की कि वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का वसंत आज की स्थिति में किस तरह का होना चाहिए। आत्मोत्सर्ग की भावना भी उनके काव्य में दिखाई देती है। विजयदशमी कविता में वो लिखती हैं, विजयदशमी का त्यौहार आ चुका है और विजयदशमी के बारे में आपको मालूम ही होगा कि असत के ऊपर सत की विजय पाने के लिए लड़ा गया युद्ध था। वह ये कहती हैं कि हम क्षत्राणी हैं और हम इस देश को आज़ाद भी करा सकते हैं। क्षत्राणी हूँ सुख पाने दे अरुणामृत की धारों से, बनने दे इतिहास देश का पानी चढ़े दुधारों से। सबल पुरुष यदि भीरु बने तो इसको दे वरदान सखी, अबलाएं उठ पड़े देश में करें युद्ध घमासान सखी। 15 कोटि असहयोगिनियाँ दहला दे ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौटाने को कर दे लंका कांड सखी। वह चाहती है कि देश आज़ाद हो जाए और उस देश को आज़ाद करने में भी महिलाएं उतना ही सहयोग भी दें। प्रणय भावना भी उनके काव्य में दिखाई देती है। मैं सदा रूठती ही आई प्रिय, तुम्हें न मैंने पहचाना, वह मान वाण सा चुभता है, अब देख तुम्हारा यह जाना। सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति दोनों ही क्रांतिकारी थे, दोनों ही देश प्रेमी थे और दोनों ही कई बार जेल की यात्रा भी कर आए थे। जब वे एक बार पुनः जेल जाने लगे तब सुभद्रा कुमारी को अपना रूठना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा, मैं सदा रूठती ही आई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और अब तुम जा रहे हो तो तुम्हारा जाना मुझे बहुत बुरा लग रहा
है। वात्सल्य प्रधान कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं। उनकी कविताएं वैसे देखी जाए तो दो तरह की दिखती हैं। एक तो है देश प्रेम पूर्ण कविताएं और दूसरी है पारिवारिक प्रधान कविताएं। पहला उदाहरण भी पारिवारिक जीवन से लिया गया उदाहरण है और दूसरा उदाहरण है वात्सल्य प्रधान, जिसमें माँ एवं बेटे या माँ और बच्चे की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं उनको लेकर के उन्होंने अपनी कविता कही है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। बचपन आता है और चला भी जाता है, पर माँ बड़ी भाग्यशाली होती है कि उसे बचपन जीने का अधिकार बच्चे के साथ फिर से पुनः मिल जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, माँ कदम्ब का पेड़ अगर ये होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं और माँ छुप छुप कर ये सारी चीज़ें उनकी गतिविधियों को देख रही है और लेखनी से उनको कलमबद्ध भी कर दिया है। उनका काव्य अनुभूति प्रधान है। कवि जितना संवेदनशील होगा उसकी कविता भी उतनी ही ज़्यादा अनुभूति प्रधान होगी। वो जैसा जीती थी वैसा ही उन्होंने अपनी कविता में लिख दिया है, ना कहीं घटाया है ना ही कहीं बढ़ाया है, बल्कि सहज सरल शब्दों में अपनी बात को उन्होंने कह दिया है। अपने कविता कानन की मैं हूँ कोयल मतवाली, मुझ में मुखरित हो गाती उपवन की डाली डाली। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने हंसना सीखा है मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। ऐसा नहीं है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन बहुत सहज रहा हो, उन्हें बहुत संघर्ष करने पड़े हैं। जीने का कोई आधार नहीं था और उनके पति चूंकि वकील थे और बार बार जेल जाया करते थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करने पड़े, परंतु इसके बाद भी वो संघर्षों में भी हंसती रही हैं। कहते हैं होती जाती खाली जीवन की प्याली, पर मैं उसमें पाती हूँ प्रतिपल मदिरा मतवाली। उनके जीवन में उत्साह और उमंग दिखाई देता है, वही चीज़ें उनकी कविता में भी सहज ही दिखाई देती हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की छाप भी उनकी कविताओं में दिखाई देती है। हमारे देश का अतीत बहुत अच्छा रहा है और कभी हमारा देश सोने की चिड़िया भी कहलाता रहा है और अंग्रेजों के शासन में हमारे देश की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही थी। ना लोगों को बोलने की स्वतंत्रता थी और ना ही कुछ लिखने की ही स्वतंत्रता थी। कवित्री कहती हैं, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यह वीरों का कैसा हो वसंत कविता से लिया गया उदाहरण है। मातृभाषा की वंदना भी उन्होंने अपनी कविता में की है। जब देश के बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचानी हो, तब एक ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है जिसे सभी समझते हो, या जिस भाषा में वो अपनी बात को कह सकें और वो उनके जीवन का आधार हो सके, उस भाषा की उन्होंने वंदना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी मातृभाषा की वंदना की है कि यदि अपनी मातृभाषा में कोई बात कही जाए तो देश की एकता में ज़्यादा सहायक होती है। कवित्री अपनी कविता में कहती हैं, तू होगी आधार देश की, पार्लियामेंट बन जाने में, तू होगी सुखसार देश के उजड़े क्षेत्र बसाने में। देश को अगर एकजुटता या एक सूत्रता में बांधना है तो एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अगर अलग अलग प्रांतों के लोगों की अलग अलग भाषा होगी तो हमारे ना मन मिल पाएंगे और ना ही हमारी बात ही एक दूसरे तक पहुंच सकेगी। वह कहती हैं मातृभाषा को लेकर के ही, तू होगी व्यवहार देश के बिछड़े हृदय मिलाने में, तू होगी अधिकार देश भर को स्वातंत्र दिलाने में। देश को अगर स्वतंत्रता चाहिए है तो उसे एक भाषा की आवश्यकता है। दूसरा उदाहरण देखिए, जरा ये लेखनियाँ उठ पड़े, मातृभू को गौरव से मढ़े, करोड़ों क्रांतिकारिणी मूर्ति पलों में निर्भयता से गढ़े।
सुभद्रा कुमारी चौहान अपने जीवन शैली से और अपनी लेखनी से करोड़ों क्रांतिकारी मूर्तियों को गढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। आधुनिक युग के आला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता जन जागरण के लिए एक मिसाल बन गई थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ही क्रांतिकारी के रूप में अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए आगे आई थी और जिस समय में देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी जगह जगह आंदोलन कर रहे थे, उस समय में यह लिखी गई कविता जन जन का कंठाहार बन गई थी। और यह आला या पवाड़ा एक ऐसा है जिसकी वजह से सुभद्रा कुमारी चौहान आज तक हिंदी साहित्य या कविता जगत में अमर हो गई हैं। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। भदंत आनंद कौशल्यायन ने कहा है कि जब मैं पंजाब में पढ़ता था तब इस कविता को पढ़कर मुझे ऐसा लगता था कि मैं हाथों में कड़ा पहनकर और एक हाथ में डंडी लेकर उन कड़ों को बजाता हुआ इस आला को गांव-गांव में गाता हुआ घूमूं। जिस तरह से वहाँ के लोग या वहाँ के जो लोक गायक थे अपनी लोक कविताओं को जन जन तक पहुँचाया करते थे, उसी तरह से मुझे इस कविता को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता था कि मैं भी वैसा ही बन करके गांव-गांव इस कविता को गाता हुआ घूमूं। राष्ट्रीय कविताओं की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जलियांवाला बाग में बसंत, राखी, विजयदशमी, लक्ष्मीबाई की समाधि पर वीरों का कैसा हो वसंत उनकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं। और झांसी की रानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविता है। झांसी की रानी कविता उस समय में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गुलामी में अंधेरे को काटने के लिए एक दीपक के समान हो। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। स्वतंत्रता की चाह किसको नहीं होती है। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मत माती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन, युद्ध और किस तरह से उनका अंत हुआ वो सारी चीज़ें इस आला के रूप में या पवाड़ा के रूप में प्रस्तुत किया है। लक्ष्मीबाई को यह मालूम था कि उनका जो युद्ध होने वाला है वह समान युद्ध नहीं है, वह असमान है, क्योंकि उनके पास बहुत लंबी चौड़ी फौज है और ये लोग बहुत थोड़े से लोग हैं। पर जब अन्याय या अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब यह मजबूरी हो जाती है या यह जरूरी हो जाता है कि उसका प्रतिकार किया जाए। आइए अब हम आपको स्मृति संकेत की ओर ले चलें। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में संवत 1904 ईस्वी में हुआ और मृत्यु संवत 1948 ईस्वी में हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान एक उदारमना विदुषी महिला थी और वह अपने किसी परिचित के बेटे को नौकरी लगवाने के सिलसिले में नागपुर जा रही थी। नागपुर जाते समय चूँकि डॉक्टर ने उन्हें जाने से मना किया था, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और जब उन्होंने बहुत जिद की तो उन्होंने कहा ठीक है आप रेलगाड़ी या बस से यात्रा ना करें और अपने निजी वाहन से जाएं। तो रास्ते में मुर्गी के 4-5 बच्चे दिखे और उन्होंने उस ड्राइवर से कहा कि उनको बचाना, और गाड़ी बचाते बचाते भी एक पेड़ से जाकर के टकरा गई। सुभद्रा कुमारी चौहान को लगा उनके सर की नस फट गई और उनका देहांत उस मोटर दुर्घटना में हो गया। उनकी रचनाएं हैं मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादनी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे सीधे चित्र और विवेचनात्मक गल्प विहार जो संपादित है आदि उनकी रचनाएं हैं। मुकुल पर उन्हें 500 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। सुभद्रा कुमारी चौहान को 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला है। और 500 रुपये उस जमाने में बड़ी रकम होते थे, पर जब कमाने वाला कोई ना हो और हाथ खुला हुआ हो और
जब पति जेल में हो, ढेर सारे खर्चे हों तो 500 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। सुभद्रा जी ने सीधी सीधी सरल खड़ी बोली में देश प्रेम और परिवार प्रेम संबंधी कविताएं लिखी हैं। झांसी की रानी उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कविता है। अब हम आपसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं। उनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है? त्रिधारा, आधुनिक कवि, मुकुल। सही जवाब है मुकुल। मर्यादा में सबसे पहले उनकी रचना छपी थी। आपने पढ़ा होगा, माखनलाल चतुर्वेदी मर्यादा पत्रिका के संपादक थे और 13 वर्ष की अवस्था से उनकी कविताएं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ साथ छपने लगी थीं। प्याली, बचपन, नीम। सही जवाब है नीम। नीम कविता में उन्होंने नीम के परोपकारी गुणों के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती किस तरह की रचना है? उपन्यास, कहानी, काव्य। आपको मालूम है उन्होंने उपन्यास नहीं लिखे और बिखरे मोती उनकी कहानी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रसिद्ध सेक्सरिया पुरस्कार उन्हें किस विधा पर मिला? कहानी, कविता, संस्मरण। सही जवाब है कहानी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रसिद्ध सेक्सरिया पुरस्कार उन्हें कितनी बार मिला? सेक्सरिया पुरस्कार मिलना बहुत सम्मान की बात होती है और महादेवी वर्मा को भी यह सम्मान मिला था। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उन्हें 2 बार उनकी कहानियों पर यह पुरस्कार मिला था। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता वह मशाल थी जिसके उजाले में गुलामी का अंधेरा कट रहा था। अभी आपने इस व्याख्यान में सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य के विषय देखे। अगले भाग में हम उनके काव्य सौष्ठव को देखेंगे और उनकी कविताओं के कुछ अंशों को भी देखेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम। राष्ट्रीय भावों की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। आज आपने इस कार्यक्रम का पहला भाग सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर मधु जैन, उद्घोषिका विभा तिवारी। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम NITTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।